हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमारा है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बन रहा है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एस्टर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे बनता है? तो सिंस हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल किन किन के साथ एस्टर्स बना सकता है। तो यहां पर आपके पास में 3 एटलीस्ट कंपाउंड आपको याद रखने हैं। सबसे पहला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उनके साथ जो है अल्कोहल क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एस्टर्स बनाता है। ओके, नेक्स्ट आपका कौन आता है? आपका आता है एसिड हैलाइड्स, एसिड क्लोराइड्स कह दो आप प्रॉपर्ली कर बात करें तो एसिड क्लोराइड्स जो होते हैं वो भी आपके यहाँ पे क्या बनाते हैं? एस्टर्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये सारी रिएक्शंस क्या कहलाती है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस कहलाती है। उसके अलावा हम बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स की बात करें तो एसिड एनहाइड्राइड्स भी हमको क्या प्रिपेयर करके देती है बेटा? एस्टर्स बनाती है, राइट। तो ये तीनों रिएक्शंस एस्टरिफिकेशन में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है, अगर आप चाहते हो, 2 चीजें और आप याद रख सकते हो। इन दोनों को हम एसाइलेशन भी बोलते हैं। इनको याद रख सकते हो आप, एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है? एसाइल ग्रुप का एडिशन। अभी मैं आपको बताऊंगा एसाइलेशन इसको क्यों कहते हैं, बट एस्टरिफिकेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे एस्टर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इन 2 रिएक्शंस को हम एसाइलेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप ऐड हो रहा है। कैसे क्या होता है, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है बेटा, ये एसिड्स की प्रेजेंस में होती है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स हम इन रिएक्शंस की बात करेंगे। एसिड्स में भी अगर आपको कोई स्पेशली पूछे तो कैसे? प्रोटिक एसिड्स, प्रोटिक एसिड्स। अब देखो इसको भी थोड़ा समझो। प्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर्स जो भी होते हैं, मतलब ऐसे एसिड्स जो H+ देने का काम करते हैं, अच्छा H+ देने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटिक एसिड्स। ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड्स होते हैं, डाइप्रोटिक एसिड्स होते हैं, ट्राइप्रोटिक एसिड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रोटिक एसिड्स में से हम यहाँ पे किसी की भी बात कर सकते हैं। बोलो क्लियर? मोनो में कौन आ जाता है तुम्हारा? H2SO4 है ना, HNO3, सॉरी इस मोनो में अपन बात करेंगे HCl की है, HNO3 की है, ठीक है। डाइप्रोटिक में आपके आ जाएगा H2SO4 है ना, H2CO3 आ जाएगा, यहाँ आपका H3PO4 आ जाएगा। ये कुछ मोनोप्रोटिक एसिड्स, डाइप्रोटिक एसिड्स और ट्राइप्रोटिक एसिड्स हमारे पास में होते हैं। इनमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, राइट। इनसे हम एस्टर्स बनाएंगे। होता क्या है? अब यहाँ पे देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप अल्कोहल के एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस की बात करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है? रिमेंबर, अल्कोहल अपना यहां पर OH बॉन्ड क्लीवेज करता है। रिमेंबर, चाहे वो एसिड के सामने रिएक्शन कर रहा है, चाहे वो किसी भी दूसरे एसिड क्लोराइड वगैरह के सामने रिएक्शन कर रहा है, अल्कोहल अपना क्या लूज करेगा? H+। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप क्वेश्चन की बात करो तो आपको पूछ ले रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या क्वेश्चन पूछा जाए आपको? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जैसा कि हमने पीछे बात करी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस में अगर आप पूछे तो आपको यहां पे क्या बोलना है? तो यहां पर आपका 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री अल्कोहल्स आते हैं। या इवन इससे भी पहले अगर आप बात करो तो हम क्या ले सकते हैं? मिथेनॉल ले सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। आ सकता है, इवन ये तो मैंने अभी सिर्फ कैटेगराइज किया है इसको, इवन आपके पास एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। आपको 4-5 एग्जाम्पल दे दे, एक मिथेनॉल दे दे, एक आपको 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 1 डिग्री का, ऐसा अल्कोहल का आपको दे दे, और आपको बोले अरेंज द फॉलोइंग इन देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो आपको सबसे पहले बेस्ट रिएक्टिव किसको बताना है? CH3OH को बताना है। देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ
कुल मिलाकर मैंने आपको क्या कहा, अल्कोहल्स में OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा विद रेस्पेक्ट टू एसिड्स एंड ऑल। ओके, सो कैसे होता है जरा इसको देखिए। अब देखो, जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, और चलो एक बार के लिए मैं इसको R ही रख देता हूं, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसकी मैकेनिज्म तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं अच्छे से समझाऊंगा ही समझाऊंगा। मेन बात जो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि अल्कोहल का तो क्या लूज होगा, H+, और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, C एंड O वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको बोलना नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों को रिमूव करवाओगे, अच्छा एक और बात, ये रिएक्शंस जो होती है वो रिवर्सिबल नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है, रिवर्सिबल नेचर की होती है। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन के अंदर H2O बनेगा, इस H2O का क्विक रिमूवल बहुत जरूरी है। अगर आपने इस वाटर का क्विक रिमूवल नहीं किया तो यही वाटर अगेन रिएक्शन करके वापस से क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं एस्टर हाइड्रोलाइसिस, है ना। तो ये हमको नहीं होने देना है, तो ऐसा क्या करें, तो इस बनने वाले वाटर को तुरंत क्या कर लो, रिमूव कर लो, जिससे कि आपका जो एस्टर बनेगा वो आपका पड़ा रहेगा, वो वापस से कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहां पे प्रोडक्ट आपका आ जाता है बेटा ROC डबल बॉन्ड OR, ये आपका RC डबल बॉन्ड OR, ये वाला, ये क्या कहलाता है आपका, एस्टर कहलाता है। ये सारा कार्यक्रम किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, एसिड्स की प्रेजेंस में होता है। अब वो एसिड मोनोप्रोटिक है, डायप्रोटिक है, ट्राइप्रोटिक है, डजंट मैटर एट ऑल। H2SO4 वगैरह भी ले सकते हो, H3PO4 भी ले सकते हो। आपकी एनसीईआरटी की बुक में H3PO4 दे रखा है, तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आपको स्पेसिफिक H3PO4 के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। यही अगर आप H2SO4 लेते या आपको किसी बुक में H2SO4 लिखा हुआ मिले, तो वहां पे आपको टेम्परेचर में स्लाइट डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये एसिड की स्ट्रेंथ की वजह से होता है। अच्छा एसिड होगा तो वो लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर लेगा, और अगर थोड़ा सा माइल्ड एसिड होगा तो वो उसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप H+ भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब यहां पे एक और चीज समझने वाली है, वो क्या है कि और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, जरा देखिए ध्यान से, ठीक है। अगर हम, ये तो हो गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एस्टर बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेजेंस में, राइट। अब अल्कोहल और किसके साथ रिएक्शन कर सकता है बेटा, तो यही अल्कोहल आपका एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। या पहले मैं ले लेता हूं एसिड क्लोराइड, तो ये Cl, ये C डबल बॉन्ड OR, क्या बोलते हैं इसको, एसिड क्लोराइड। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, एसाइल हैलाइड या एसाइल क्लोराइड, है ना। ध्यान रखना है इसको। यहां पर भी क्या याद रखना है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, यहां से C और Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से H का बॉन्ड ब्रेक होगा, O और H का। ये भी रिवर्सिबल नेचर की होती है। यहां प्रेजेंस लेनी है आपको पिरिडीन, किसकी प्रेजेंस लेनी है आपको, पिरिडीन। क्यों पिरिडीन लेना है, पिरिडीन एक बेस है, और आप इस रिएक्शन में जो एसिड बना रहे हो उसके साथ साथ जो एस्टर बना रहे हो उसके साथ साथ क्या बन रहा है बेटा, HCl। इस HCl को न्यूट्रल करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, पिरिडीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई पूछ ले पिरिडीन की क्या रिक्वायरमेंट है, यही पिरिडीन हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ा था। SOCl2 की रिएक्शन जिसको हम डार्जन रिएक्शन बोलते हैं, वहां पर भी HCl बना था, और वहां पर भी हम पिरिडीन की प्रेजेंस लेते थे। और पिरिडीन लेना इसलिए कंपलसरी है बिकॉज पिरिडीन नहीं लेंगे तो आपकी रिएक्शन में बनने वाला HCl जो है वो न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये आपका हो गया पिरिडीन के प्रेजेंस में एसिड हैलाइड्स के साथ रिएक्शन। अगर मैं इसी को क्या बोल दूं, अल्कोहल की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ये हमारा क्या कहलाएगा, एसिड एनहाइड्राइड्स। यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, रिमेंबर ये वाला, है ना। और यहां से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला। यहां पर भी आप लोग एसिड्स की प्रेजेंस लेते हो। अगेन अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे ROC डबल बॉन्ड OR, और साथ में क्या मिल रहा है, RC डबल बॉन्ड OH। मतलब यहां पर एस्टर के साथ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखने को मिल रहा है। ये तो एस्टर बना ही बना, एस्टर के साथ और क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी है। तो कुल मिलाकर
ये कुछ रिएक्शंस हैं जो एस्टर के फॉर्मेशन को कॉज करती है एंड दैट इज व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब मैंने इन दो रिएक्शन को एसाइलेशन भी बोला था। देखो एसाइल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप है। अगर आप देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो RC डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये RC डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये आपके अल्कोहल के साथ में जुड़ा है। भाई अल्कोहल से क्या निकला H, और उसकी जगह कौन आया, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। तो क्योंकि यहां पर एसाइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एसिड्स कैसे लेते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड एसिड्स यहां पे लेते हैं, ये थोड़ा सा आप याद रखना, क्योंकि जब भी देखो रिएक्शन में वाटर बनता है ना, तो आपका एसिड हमेशा कैसा लेना जरूरी ठीक रहता है, कंसंट्रेटेड लेना ठीक रहता है। डाइल्यूट एसिड उतना इफेक्टिव नहीं होगा, अगर प्रोडक्ट में ही क्या है, वाटर है, वो उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देगा। ओके, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में वैसे तो इससे कुछ खास अभी कुछ ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रीन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, जो कि इसी हेडिंग के अंडर आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके क्या हो जाएगी, एस्प्रीन का फॉर्मेशन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन ही आपका बनेगा सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला, ये बेटा कहलाता है सैलिसिलिक एसिड। ओके, मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट में एक बार मुझे लिख के बताना, सैलिसिलिक एसिड का अगर मैं IUPAC नेम देना चाहूं तो क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे इसको बता देना। ठीक है, अब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाऊं, किसके साथ करवाऊं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। बुक में इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में लिखा है, शॉर्टर वे में मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा है बुक में। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहां क्या होगा, यहां पर भी देखो आप ध्यान से, आपको अल्कोहल देखने को मिल रहा है, यहां पर भी वही सेम रिएक्शन हो रही है, अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहां पर इस वाले बॉन्ड का क्लीवेज होगा। आगे रिएक्शन में इस COOH के साथ, ये तो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसको तो कोई चेंज नहीं करना है अपने को, ये रहा COH, और यहां पर O, फिर उसके बाद में कौन आ गया, C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारा क्या बन गया, एस्प्रीन। क्या बन गया, एस्प्रीन। साथ में क्या बाहर निकल जाएगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या है ये, एस्प्रीन है। और क्या बोल सकते हैं इसको, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मत भूलना। एस्प्रीन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, एस्प्रीन का केमिकल नेम पूछा जा सकता है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला एज वेल एज उसका IUPAC नेम पूछा जा सकता है। एस्प्रीन एक ड्रग हुआ करती है, क्या है ये, एक ड्रग है ना, एक दवाई है ना, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक में यूज होती है। एक क्वेश्चन आता था बहुत पहले, जब आपके NCERT में एक चैप्टर हुआ करता था सम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पर एक क्वेश्चन बनता था कि व्हाई एस्प्रिन शुड नॉट बी टेकन एम्प्टी स्टमक। एस्प्रिन एक ड्रग है और इस ड्रग को एम्प्टी स्टमक, खाली पेट नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों, तो इसकी वजह होती है कि जब आप एस्प्रिन को बॉडी में इंटेक करते हो तो खाली पेट जब आपका होता है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देती है, और ये सैलिसिलिक एसिड आपके पेनक्रियाज की, स्टमक की वॉल को डैमेज कर देती है, अल्सर क्रिएट कर देती है। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तो याद रखना अगर हो सके तो। ये एक ड्रग है, दवाई है, तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका एग्जाम, इसका फॉर्मूला, इसका नाम आपको आना चाहिए, एस्प्रिन की फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। हो सकता है यही क्वेश्चन XYZ करके दे दे, आपको सैलिसिलिक एसिड को X बोल दे, है ना, इधर आपको ये इस तरह से, जो आपको मैंने अभी बताया था, ये इस तरह से लिख के ऐसे बना दे, और फिर आपको यहाँ पे Y प्लस CH3COOH बोल दे, और फिर आपको बोल दे कि Y इज अ ड्रग, दैट्स इट। हालांकि ड्रग जैसी चीज मेरे ख्याल से बुक में नहीं लिखी हुई है, बट अगर आपको हिंट देने के लिए ड्रग बोल दे और आपको इस तरह से ये रिएक्शन करवाए, तो हो सकता है आपको ये याद रखना पड़ जाए। तो X हो गया सैलिसिलिक एसिड, Y हो गया एस्प्रीन। ओके, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन आपके दिमाग में फिक्स हो गई होगी। तो बेटा हम लोगों ने अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी का एक हेडिंग पढ़ लिया है। देखो टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। बेसिकली हम अल्कोहल को शुरू कर रखे हैं। अल्कोहल्स में हमने सबसे पहले पढ़ लिया था रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। एस्टरिफिकेशन विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस हेडिंग। अभी हम लोग बात करने वाले हैं दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। हम अब उन रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। और अच्छे से सुन लेना, फर्स्ट हेडिंग वाली जितनी भी रिएक्शन थी उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर मेथेनॉल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रहेगा। और यही रिएक्शंस को हमने एसिडिक नेचर की भी बात करी थी, बहुत डिटेल में हमने इसकी बात पढ़ ली है पूरी अच्छे से, है ना। अल्कोहल्स वाटर से वीक एसिड होते हैं, ऐसा क्यों? अल्कोहल फिनॉल से वीक एसिड होते हैं, ऐसा क्यों? फिनॉल मोर एसिडिक है तो क्यों है? फिर हमने फिनॉल पे सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट्स को भी देखा था। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, है ना। अब हम आते हैं ऐसी रिएक्शंस में जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको अगर पूछा जाए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, है ना, यहां इस वाले टाइप की रिएक्शंस के लिए, तो रिमेंबर ये हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऊपर वाली हेडिंग्स में जितनी रिएक्शंस आती है उनका ऑर्डर ये रहेगा, और सेकंड वाली जो हेडिंग अभी हम पढ़ने वाले हैं उनके अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मेथनॉल। क्यों ऐसा है, इसका रीजन क्या है? तो बेटा सिंपल सा रीजन है, आप ऐसी रिएक्शन की बात करना चाह रहे हो जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अपने इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? और अगर ऐसा होगा तो बताओ इसके इंटरमीडिएट में कौन बन रहा है? कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। अब आप खुद ही बता दीजिए, अगर आपकी इन रिएक्शंस का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है तो भैया आपका कौन सा वाला अल्कोहल मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा? अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो इससे बनने वाला कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। इस एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इन टाइप की सेकंड टाइप की रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टिविटी होगी सबसे बेस्ट कौन दिखाएगा? टर्शरी अल्कोहल्स दिखाएंगे, देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथेनॉल दिखाएंगे। क्या ये बात दिमाग में आपके बैठ गई? ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि एसिडिक प्रॉपर्टी में अल्कोहल के बेस्ट एसिड्स या बेस्ट कौन सा एसिडिक नेचर दिखाएगा अल्कोहल वाला। और दूसरी तरफ अगर हम सेकंड टाइप की रिएक्शन की बात करें तो यहां पर कौन से अल्कोहल सबसे बढ़िया रिएक्टिविटी शो करेंगे। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनके रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले इस सेकंड हेडिंग में, सेकंड हेडिंग मतलब मैं बात कर रहा हूं वो रिएक्शन जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इन रिएक्शन का जो सबसे फर्स्ट हेडिंग आपकी आ जाती है बेटा, वो आ जाती है रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट, है ना। ये आपने हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ा है। तो रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। लुकास रिएजेंट क्या है आपका? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ये क्या कहलाता है? लुकास रिएजेंट कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, वैसे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसके बारे में 2-3 बातें और बता देता हूं। सबसे पहले तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट कैसे है, तो ध्यान रखना, ये जो हेडिंग है या ये जो रिएक्शन है ये सबसे बेस्ट या सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाती है बिकॉज ये डिस्टिंग्विश करने में काम आती है। टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है?
कोई आपको पूछे कि लुकास रिएजेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो याद रखना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सी है, लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन है। एक और बात बता देता हूं मैं आपको, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको लुकास रिएजेंट बोलना है, लेकिन अगर आपको ओवरऑल कोई ऐसे ही पूछ रहा है कि बताइए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है, मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स है और उसमें से किसी एक में 1 डिग्री अल्कोहल, किसी में 2 डिग्री अल्कोहल और किसी में 3 डिग्री अल्कोहल है, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करंट सिनेरियो में आपको क्या बोलना है, लुकास रिएजेंट। बट अगर ओवरऑल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो याद रखना विक्टर मेयर मेथड, विक्टर मेयर्स मेथड सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है या इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या बोलना है, लुकास रिएजेंट टेस्ट is good to distinguish in between primary, secondary and tertiary alcohol। सबसे पहली बात तो हम जिस हेडिंग में ये बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था 3 डिग्री अल्कोहल इस टाइप की रिएक्शन बढ़िया दिखाते हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथेनॉल। ओके, सो नाउ 3 डिग्री अल्कोहल इस लुकास रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्विक टर्बिडिटी देते हैं। अब ये टर्बिडिटी क्या है? देखो, टर्बिडिटी और कुछ नहीं है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वो रिएक्शन हमें टर्बिड दिखती है, उस रिएक्शन मिक्सचर में हमें धुंधलापन दिखता है, विटिश टाइप का, एकदम अलग टाइप का व्हाइट कलर, मटमैला कलर, ऑफ व्हाइट कलर टाइप का एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दिखता है। ये प्रोडक्ट क्या है वो तो मैं खैर अभी बता भी दूंगा, लेकिन मुझे अपीयर कैसा होगा, तो अगर टर्बिडिटी क्विकली आ जाती है, मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन तीनों में लुकास रिएजेंट ऐड करूं और जिसमें लुकास रिएजेंट डालते ही क्विक टर्बिडिटी आ जाए, मेरे लिए वो अल्कोहल क्या होगा, 3 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ क्विक टर्बिडिटी शो करते हैं। अगर बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल की, तो ये लुकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी क्विकली शो नहीं करते हैं, टेक्स टाइम। और टाइम कितना, अब ऐसे कोई एग्जैक्टली नहीं कह सकता, 3 to 5 मिनट्स आपको यहां पे लग सकते हैं। बट अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो, है ना, टर्बिडिटी विल नॉट appear एट रूम टेम्परेचर। आपको रूम टेम्परेचर पे तो टर्बिडिटी जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बात साफ है। जिसमें लुकास रिएजेंट डालते ही तुरंत टर्बिडिटी आ जाती है, मेरे लिए वो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर उसमें टर्बिडिटी आने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो वो है 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर नो टर्बिडिटी, रूम टेम्परेचर पर किसी टाइप की टर्बिडिटी शो नहीं हो रही है, तो वो मेरे लिए कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। और क्लियर, रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, आप कोई सा भी अल्कोहल ले लो, है ना। अब क्योंकि 3 डिग्री को मैंने बढ़िया बताया है तो मैं 3 डिग्री अल्कोहल एग्जांपल के तौर पे ले सकता हूं। किससे रिएक्शन होती है, HCl के साथ रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। बेसिकली बॉन्ड ये वाला और ये वाला टूटता है, तो आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, CH3CCl, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं वैसे तो। और साथ में क्या निकल जाएगा, आपका H2O बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरह से। बोलो, रिएक्शन समझ में आई? यही रिएक्शंस में अपन लोग, हालांकि आपके एनसीईआरटी में यहाँ हेडिंग में नहीं दे रखा है, बट यही सेम अल्कोहल की रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड के साथ भी करवा सकते हैं, दैट इज डार्जन रिएक्शन। PCl3 PCl5 के साथ भी करवा सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। हालांकि सेकंड हेडिंग भी आपकी रिएक्शन विद PCl3 ही है, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये वाला जो रिएक्शन है या जो रिएजेंट है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग। सेकंड आपकी जो रिएक्शन बन जाती है, रिएक्शन विथ
फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे PCl3 PbR3 कुछ भी ले सकते हो। यस, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की इन्होंने बात करी है। बहुत सिंपल सी चीज है, हालांकि इन्होंने तो यहाँ हेडिंग में बोला भी कुछ नहीं है कि भाई आपने पीछे पढ़ लिया है। एक बार के लिए हम अगर करें तो देखो एल्कोहल्स आपको क्या लेने हैं, ROH 3 अल्कोहल लेने पड़ेंगे, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल्स आपको लेने पड़ेंगे। PCl3 के साथ ये रिएक्शन हो रही है। और अगर बहुत सिंपलीफाई, देखो इसकी मैकेनिज्म तो थोड़ी टफ है, अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो हमारी कोर्स में है नहीं। सिंपल सा अगर आपको एक फंडा याद रखना है तो क्या करना है आपको, क्योंकि बॉन्ड तो कौन सा तोड़ना है, R और O का बॉन्ड, और यहां से अगर आप बात करो तो P के साथ के तीनों Cl के बॉन्ड्स टूट जाएंगे। तो आपके पास में 3 RCl अल्काइल हैलाइड्स आने वाले हैं और साथ में आपके पास में आ जाएगा H3PO3। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? तो कुल मिलाकर ये सिंपल सी रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपके बुक में ना कुछ दे रखा है ना हमको करने की जरूरत है। बोलो क्लियर? ये आपका हो चुका सेकंड हेडिंग, ठीक है। थर्ड हेडिंग जो कि आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखो फर्स्ट और सेकंड तो आप पढ़ के आए हो पीछे क्लासेस में, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, सुनी सुनी आपको लग रही होगी। थर्ड रिएक्शन आपके आ रही है बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो बोर्ड्स के लिए, क्योंकि यहां पर एक मैकेनिज्म है और वो मैकेनिज्म एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या है, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर को ही क्या बोलते हो, डिहाइड्रेशन। अब अल्कोहल्स जो होते हैं वो अपने अंदर से वाटर का रिमूवल करेंगे, तो सर क्या बनाएगा, तो देखो जब भी वाटर का रिमूवल अल्कोहल से होंगे तो क्या बनेंगे, एल्कीन्स बनेंगे। क्या बनने वाले हैं, एल्कीन्स बनने वाले हैं। क्या ये रिएक्शन हमने कहीं और पढ़ रखी है? यस, क्लास 11th एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड्स में हमने इस रिएक्शन को पढ़ा है, ठीक है। और कहां पढ़ा है, ऐसी की ऐसी रिएक्शन हमने पढ़ी थी हेलो एल्केन हेलोरिन वाले चैप्टर में, जिसमें हमने अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड का बीटा एलिमिनेशन करवाया था। तो एक्चुअली यहां भी हम क्या करवाने वाले हैं, बीटा एलिमिनेशन ही करवाने वाले हैं। वहां HX निकला था, यहां पर H2O निकलेगा, वाटर निकलेगा, ठीक है। वही सब कुछ सेम है। हाँ, वहां पे अल्कोहलिक KOH लिया था, यहां हम लेंगे एसिड्स, फ्लोटिक एसिड्स, ओके। सो टेक्निकली अगर बात करें तो अल्कोहल एसिड्स की प्रेजेंस में, एसिड्स मतलब मैं H+ लिख सकता हूं, की प्रेजेंस में एल्कीन्स का फॉर्मेशन करेंगे एंड साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, ठीक है। इनकी भी कोई पूछे रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगेन क्या बोलना है आपको, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथेनॉल। इज इट क्लियर? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, मिथेनॉल। ये 4 इस तरह से ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगेन अगर मैं एसिड ले रहा हूं तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ले रहा हूं या एसिड की कंसंट्रेशन हाई ले रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर क्या चाहिएगा, लो। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर हाई रखता हूं तो मेरा एसिड की कंसंट्रेशन यहां पे क्या रह सकती है, लो रह सकती है। अब ये चीज आपको इसने कैसे समझाई है, तो सुनना ध्यान से। इसने आपकी बुक में कैसे समझाया है, क्योंकि यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल बहुत बढ़िया रिएक्टिविटी शो करता है, तो क्योंकि रिएक्टिविटी खुद ही बढ़िया है तो उसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या यूं कह दो ज्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आपकी बुक में क्या किया है, 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, एग्जाम्पल भी दे रखा है, अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल से भी बात कर सकते हो, जैसे C2H5OH। ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल का अगर मुझे डिहाइड्रेशन करवाना है तो सबसे पहले तो मैंने कहा एसिड्स की रिक्वायरमेंट, और एसिड्स भी मैंने अगेन वो पीछे जो पढ़ा था वही है, प्रोटिक एसिड्स, है ना। और यहां पर प्रोटिक एसिड्स में आपके कौन से ले रखे हैं, H2SO4 भी ले रखा है, H3PO4 भी ले रखा है। इन सम केसेस आप एल्यूमिना को भी यूज कर सकते हो, और यहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 का भी यूज किया जा सकता है। हालांकि इन दोनों के तो बारे में यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है, मोस्टली आपके यहाँ पे H3PO4 या H2SO4 को लिखा गया है। समझना क्या है, समझना यह है कि जब आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो यहां देखो एसिड अपनी हाईएस्ट कंसंट्रेशन में रहेगा,
है ना। हो सकता है यहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ हो, एक ही चीज है, पर मैं कहना चाहता हूं अपनी हायर कंसंट्रेशन में रहेगा एंड उसका टेम्परेचर भी काफी हाई रहेगा। देखो 443 केल्विन, इवन आपकी बुक में H2SO4 है तो मैं H2SO4 ही लिखता हूं, पर सेकंड 2 डिग्री में उन्होंने H3PO4 ले लिया, तो डजंट मैटर एट ऑल। 443 केल्विन टेम्परेचर, मतलब देखो जब आपका अल्कोहल वीक है, क्योंकि अल्कोहल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल की तो कम है, तो जब अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव है तो आपको एसिड क्या लेना पड़ा, हायर कंसंट्रेशन में लेना पड़ा, टेम्परेचर भी आपको क्या चाहिएगा, हाई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें अपनी बुक में तो 2 डिग्री अल्कोहल के केस में यही आपको एसिड की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, वो आपको 85% पे ले आए। 85% का मतलब समझते हो, अब आपको प्योर 100% कंसंट्रेशन वाला एसिड लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो 85% डाइल्यूटेड एसिड भी है तब भी ये 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिव टू 1 डिग्री अच्छी है, ज्यादा है। टेम्परेचर भी देखो इन्होंने हल्का सा कम कर दिया, 440 केल्विन पर भी ये रिएक्शन हो जाती है। इज इट क्लियर? और अगर मैं यही 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूं तो बेटा यहां पर तुम्हारे 30%, आई थिंक 20% H3PO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट देखो 358, 100 डिग्री के 100 का डिफरेंस आ गया, 440 से 358, 90, 80 का डिफरेंस आ गया। मतलब इतने कम टेम्परेचर पर भी अब रिएक्शन हो जाएगी। अब बात होती है रिएक्शन कैसे होगी सर, तो सुनो, वाटर का रिमूवल करवाना है और मेन बात समझनी क्या है, जैसे ये है हमारा अल्कोहल, ये है अल्कोहल। अब यहां पे कैसे बीटा एलिमिनेशन होगा, तो याद करो जिस कार्बन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है बेटा वो कैसा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। कैसा कार्बन है, अल्फा। अल्फा के जस्ट नेक्स्ट कार्बन कैसा है, बीटा कार्बन। तो एक्चुअली अल्फा कार्बन का OH और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट होते हैं। ठीक वैसे ही जहां पे हमने H और Cl को या H और X को हमने एलिमिनेट किया था अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो यहां से जैसे ही H2 रिमूव होगा बेटा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा। तो अपना जो पहला हेडिंग है उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या निकल गया, वाटर, इथीन बन गया। ठीक है। सेकंड की बात करें तो सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं इसी में ही सेकंड वाला केस कर लेता हूं। इसमें देखो नेक्स्ट, अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा OH। तो मैं एक बार काम करता हूं OH यहां लिख देता हूं, तो ये मेरा कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा। अब उसका नेक्स्ट ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो आपके पास दोनों चॉइस में से कोई भी ले दो। इवन सेटजेब रूल भी आपने पढ़ा है, अगर 2 बीटा अवेलेबल है और दोनों अलग अलग है तो उस वाले बीटा कार्बन से वहां पर हमने कहा था हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा जो मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है। खैर हमको यहाँ पे वो चीज नहीं बता रखी है तो हम उसमें नहीं जा रहे, बट आप चाहें तो इसको या इस तरफ वाले को किसी को भी एक एलिमिनेट कर सकते हैं, तो क्योंकि दोनों एक ही टाइप के हैं। तो ऐसे केस में यहां प्रोडक्ट आ जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो क्लियर? तो यहां भी क्या बन गया, एल्कीन बन गया। और अगर कोई पूछे यहाँ पे एल्कीन कौन सा है, तो प्रोप 1 इन जो है वो आपका यहाँ पे एल्कीन बन जाता है। थर्ड की बात करें तो आई होप अब आपको थर्ड तो समझ में आ जाना चाहिए, खुद से भी कर सकते हो। फिर भी अगर मैं थर्ड बताऊं आपको तो ये लीजिए, ये हमारा हो गया CH3 और ये OH। तो ये वाला कार्बन तो हो गया आपका अल्फा। बीटा हमारे पास 3 सिचुएशंस है, तो 3 में से कोई भी एक का बीटा आप ले लीजिए। ये ले लिया हमने बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट होगा तो बेटा हमारे पास आ जाएगा CH3, यहां से CH3 डबल बॉन्ड CH2, 2 मिथाइल प्रोपीन आपका यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
तो ये इस तरह से हम लोग क्या करवा सकते हैं, अल्कोहल्स में से डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल करवा सकते हैं, और ये अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। जैसे एस्टरिफिकेशन में क्वेश्चन बनता था रिएक्टिविटी ऑर्डर्स का अल्कोहल की, वैसे ही डिहाइड्रेशन के लिए भी बन सकता है। एस्टरिफिकेशन के लिए पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, मिथेनॉल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन डिहाइड्रेशन के लिए पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथेनॉल। इज इट क्लियर? ओके, अब हम आते हैं इसकी मैकेनिज्म पर। तो डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म की बात हम करते हैं। देखिए जरा, अब मैकेनिज्म सिंपली 3 स्टेप में यहां पे होती है। सबसे पहली स्टेप आ जाती है आपका प्रोटोनेशन। स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, और यहां आपकी बुक में एथेनॉल को ही लिया गया है, मतलब एथेनॉल के से ही मैकेनिज्म करवाई गई है, तो हम भी उसी को ही लेंगे। ठीक है, अब देखो, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आप रिएक्शन में एसिड का यूज करोगे, तो यहाँ एसिड का रोल क्या है, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। पहली बात तो एज अ कैटलिस्ट अगर H+ आएगा तो उसका काम है अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी को स्टार्ट करना, उसको बढ़ाना। भाई देखो, पड़ा अल्कोहल तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो अल्कोहल को रिएक्टिव बनाना पड़ेगा। बनाने का मतलब है कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी स्टार्ट कैसे होगी, रिएक्शन स्टार्ट तो करनी पड़ेगी। तो वो काम कौन कर रहा है, H+। कैसे कर रहा है, H+ सबसे पहले अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, है ना। अच्छा भला ऑक्सीजन आराम से बैठा था, अब यहां क्या हो गया, जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर अटैक हुआ तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर, भाई 2 थे, एक लोन पेयर काम आ गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो किसको मिला, आपके हाइड्रोजन को खुद को मिला, जिससे हाइड्रोजन का प्लस गायब हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने पास रखा बॉन्ड बनाने के लिए, तो बॉन्ड बन गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, डेफिशिएंसी। अब ऐसे में ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कहेगा भाई मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। अब सेकंड केस में आपके आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकैटायन बनेंगे, जैसे CH3 CH2 OH, ये जो है, अब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। तो वो अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कैसे करेगा, वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर, तो देखो जरा, हमारी रिएक्शन का मेन मोटो क्या था, वाटर का रिमूवल, वो हो गया, तो वाटर तो रिमूव हो गया। अब एक देखो मैं बात बता रहा हूं, उसको थोड़ा याद रखना। वैसे आपने कैटलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी है, और कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। खुद को रिएक्शन में बिना इन्वॉल्व किए, इन्वॉल्व करने का मतलब है वो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता है, वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वापस वैसा का वैसा रहता है। यहां भी ध्यान रखना, ये जो तुमने H+ यहां पर लिखा, ये जो अंदर गया, ये एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वापस बाहर आना चाहिए, तब तो ये मेरा कैटलिस्ट माना जाएगा। अगर इसने कंज्यूम हो गया कर दिया खुद को, तो फिर ये कैटलिस्ट तो नहीं कहलाएगा। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपके जो स्टेप 3 हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। अब जो आपका ये कार्बोकैटायन बना, क्या नाम है इसका, इथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन या इथाइल कार्बोनियम आयन, व्हाटएवर। अब मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके ऐसे ढंग से लिख देता हूं, ये CH3, ये H और H, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब इस हाइड्रोजन कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कौन सेटिस्फाई करेगा, पड़ोस वाले कार्बन का CH बॉन्ड। होगा क्या, ये CH बॉन्ड यहां से खुद को ब्रेक करके हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में यहां से क्या कर देगा, रिमूव। ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये अपना भी इलेक्ट्रॉन सैक्रिफाइस करेगा। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन के पास रहा, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन वाला, वो इस पड़ोस वाले कार्बन को मिल जाता है। जैसे ही पड़ोस वाले कार्बन को हाइड्रोजन मिला, तो इन दोनों के बीच में बेटा क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और साथ में हमारे क्या निकल गया,
H+ आयन निकल गया जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था। ये हो जाती है डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट। बोलो बात समझ में आई? कैसे होता है, किस तरह से होता है? बेटा ये छोटी छोटी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो ऑर्गेनिक का सिंपल फंडा है, जितनी बार उसको लिखोगे, जितनी बार खुद से करोगे, 2-3 बार देख के, 2-3 बार बिना देख के, फिर छोटी गलतियां होंगी, उनको अगेन करोगे, वापस रिवाइज करोगे, तभी ऑर्गेनिक आपको समझ आएगी, याद होगी। अगर आपने एक चीज को ऐसे ही करके छोड़ दिया, फिर कहा कि ऑर्गेनिक समझ नहीं आती है, तो बेटा बिना प्रैक्टिस के समझ नहीं आती है। जब पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, उस टाइम अगर पहली बार गिरने पर साइकिल को छोड़ दी होती, तो क्या आज साइकिल चला पाते? नहीं ना। अगर आपने वहां से उठकर वापस साइकिल की सीट पर बैठकर चलाना नहीं स्टार्ट किया होता, तो आज कभी नहीं सीखते। स्विमिंग के दौरान अगर आपने पहली बार पानी में डूबे भी होंगे और डूबने के टाइम अगर आपने छोड़ दी होती स्विमिंग, तो आप लाइफ में कभी स्विमिंग नहीं सीखते। ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, आज की डेट में तुम जब साइकिल चलाते हो तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है कि मैं पेडल मारूं, कैसे करूं, क्या करूं, बैलेंस लगाऊं। यही साइकिल के बेस पे आप बाइक चलाते हो, तब आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मैं कब क्लच दबाऊं, कब क्या गियर लगाऊं, ब्रेक दबाऊं, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस करी। सेम सिचुएशन केमिस्ट्री के साथ, इवन ऑल सब्जेक्ट्स के साथ है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसमें मास्टर हो जाओगे। और एवरीथिंग इज अबाउट प्रैक्टिस। तो स्पेशली ऑर्गेनिक की मैं बात करूं, चीजों को लिख लिख के याद करोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।